हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेव साहब। स्वागत है आप सभी का। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी गेट द मोटिवेशन फॉर न्यू वीडियोस। तो आरसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। आइए क्वेश्चन किस तरह के हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ कंक्रीट ऑफ 150 mm कैन बी मेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। यानी कि एक मीटर क्यूब कंक्रीट में 150 mm के कितने कंक्रीट के क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो कंक्रीट के जो 150 mm के क्यूब हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए 150 mm साइज़ का जो है क्यूब बनाया जाता है। यानी कि 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का क्यूब बनाते हैं और फिर 28 दिन तक उसकी तराई करने के बाद 28वें दिन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और इस हिसाब से इस तरह उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन से मुझे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करने थे। हम कंक्रीट और आरसीसी के लिए जो कोड फॉलो करते हैं IS 456, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए 150 mm का ही क्यूब चाहिए। उसमें रिकमेंडेशन है आप 50 mm, आप 100 mm, आप 150 mm, आप 225 mm और आप 300 mm का क्यूब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल कोड ऑफ प्रैक्टिस है कि जनरली तो 150 mm और कभी कभी 100 mm का क्यूब भी यूज़ किया जाता है। इसका एक रीज़न तो कोड ऑफ प्रैक्टिस है और दूसरा इसका एक रीज़न ये भी है कि यदि हम बड़े साइज़ का क्यूब यूज़ करते हैं तो उस क्यूब को तोड़ने के लिए, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए बड़ी मशीन, बड़ी लोड की आवश्यकता होगी। इसलिए जनरली 150 mm का, यदि आपका साइज़ एग्रीगेट का है, यदि वो 40 mm तक का है तो 150 mm का क्यूब यूज़ किया जाता है। और यदि आपका एग्रीगेट का साइज़ 20 mm तक का है तो आपका 100 mm का क्यूब यूज़ किया जाता है। ये दो क्यूब जनरली यूज़ किए जाते हैं। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि 150 mm के कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, तो एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले। 150 इंटू 150 इंटू 150, इस तरह से जो आएगी हमारे पास, वो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। और उसको 1 मीटर क्यूब कंक्रीट से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ क्यूब्स की संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह यदि आप डिवाइड करेंगे 1 मीटर क्यूब को इस एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एक संख्या आती है वो आती है 296। यानी कि ये हर साइज़ के एक क्यूब के लिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 150 mm पूछा गया है तो 150 mm के लिए ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में स्पीड बन जाए। क्योंकि क्लियर कट इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि 150 mm जनरली यूज़ होता है तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आ जाता है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 150 mm के 296 क्यूब्स आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ आरसीसी फॉर आरसीसी अकॉर्डिंग टू IS 456 1947। अब हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम कंक्रीट और आरसीसी के लिए एक कोड यूज़ करते हैं IS 456 1978। इसको मॉडिफाइड किया गया 2000 में IS 456 2000, और इसको फिर 2005 में रिफ्रेम भी किया गया। तो हम दो रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, एक तो 1978 वाली को और एक 2000 वाली को। तो उसके हिसाब से हमें पेपर में इससे 4 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो होता है आपका PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें आपका स्टील का यूज़ नहीं होता है, यानी कि जिसे हम सरिया बोलते हैं, सरिया का यूज़ नहीं होता। और एक होता है आपका RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें आपका स्टील का यूज़ होता है। तो दोनों के लिए ही मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है 1978 के अकॉर्डिंग भी और 2000 के अकॉर्डिंग भी, इस तरह 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो 1978 के अकॉर्डिंग है, यदि आप PCC लेते हैं तो M10 मिनिमम ग्रेड है और RCC के लिए M15 मिनिमम ग्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तो यदि इसने RCC के लिए पूछा है तो 1978 के हिसाब से RCC में मिनिमम ग्रेड जो है वो M15 है RCC के लिए। PCC के लिए M10 है, RCC के लिए M15। यदि ये 2000 में पूछ लेता तो PCC के लिए हो जाता M15 और RCC के लिए हो जाता M20। इस तरह से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ RCC 1978 के हिसाब से और 2000 के हिसाब से, ये 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की, FLUXURAL, फ्लेक्सुरल। इसका मतलब होता है बेंडिंग। जब कंक्रीट में बेंडिंग होती है
तो बेंडिंग में जब कंक्रीट में यदि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो गए तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स को मेज़र करने के लिए ही कंक्रीट की फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ को हम मेज़र करते हैं। यानी कि फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ की यदि हम डेफिनेशन दें तो फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लैक्चरल इन बेंडिंग। यानी कि बेंडिंग में कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेज़र करती है फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ, और फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ को ही आपको रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। यानी कि यदि हम अब ऑप्शन पढ़ें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये नहीं है, क्योंकि हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जब कंक्रीट पे सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल लोड लगता है। लेकिन बेंडिंग में कंप्रेसिव लोड भी आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट होते हैं। जैसे ये कोई बीम है, इस पर लोड लगा तो ये बेंड होएगी, तो ऊपर वाले जोन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पैदा होंगे और नीचे वाले जोन में आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होंगे। तो पहला नहीं है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दूसरा भी नहीं है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बेंडिंग के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ को या मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को हम FCR से दिखाते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है FCR = 0.7 रूट FCK, जहाँ पे FCK जो होती है वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो 28 दिन के बाद कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ मिलती है, वो उसे हम FCK से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट। ये जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ क्लियर हो जाएगा। कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, जैसे M7, M10, M15। तो जो ये 7, 10, 15 है, ये कंक्रीट की कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इसको हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ये वो स्ट्रेंथ होती है जब हम क्यूब बनाते हैं और क्यूब के 28 दिन तक तराई करते हैं, और उसके बाद उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में उसको तोड़ते हैं और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फाइंड आउट करते हैं। जो स्ट्रेंथ निकल के आती है उसे हम कहते हैं कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यदि M15 की कंक्रीट है तो उसकी 15 तो हो ही जाएगी। अब पता होना चाहिए कि ये जो निकलती है इसकी यूनिट क्या होती है। जो हम 28 दिन के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है Nm/mm²। यदि आप ग्रेड के हिसाब से देखेंगे, हालांकि आप इसको kg/cm², Nm/m² सभी में निकाल सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हमें ग्रेड से मिलती है, यानी कि M15 में M का मतलब तो हो गया मिक्स का मतलब हो गया सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये तो हो गया M का मतलब, और 15 का मतलब हो गया डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन Nm/mm²। यानी कि M15 हुआ तो 15 Nm/mm², M20 हुआ तो 20 Nm/mm², M7 हुआ तो 7 Nm/mm²। तो इसका कुछ आंसर हो गया A 15 Nm/mm²। अगला क्वेश्चन है फॉर M25, यानी कि M25 कंक्रीट के लिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियर 11। अब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दोनों के ही फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पूछा गया है, तो शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला है EC = 5000 रूट FCK। अभी हमने पीछे पढ़ा कि FCK जो होती है वो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो कि हमें ग्रेड से पता चल जाती है। अब ग्रेड यहाँ पे M25 है, यानी कि FCK का मान हो गया आपका 25, तो 5000 रूट 25, तो 25 का जो रूट हो जाएगा 55525, यानी कि 25,000 इसका आंसर आ गया। जो लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस है वो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे या फिर कभी सब्जेक्टिव होगा तो पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला होता है आपका लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस का E = EC/1 + थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्रीप कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर M16 एंड अबोव विच IS कोड इज़ यूज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो हमारे ग्रेड होते हैं M7, M10, हालांकि M7 और M10 अब मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, M15 से यूज़ होता है। इस तरह से करके M80 तक हमारे पास ग्रेड है। इनमें से M60 एंड अबोव के लिए जो ग्रेड है M55 तक एक IS कोड का फॉलो होता है, और M60 और M60 से ऊपर के लिए दूसरे कोड को फॉलो होता है। ये SSCJ में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है।
M55 तक हम जो कोड फॉलो करते हैं वो होता है आपका IS 456। रिकमेंडेशन आप 1978 के ले रहे हो या 2000 के ले रहे हो वो बात अलग है, लेकिन M55 तक जो आपका कोड फॉलो होगा वो होगा 456, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसने पूछा M60 और M60 के लिए भी और उससे ऊपर के लिए भी, तो उसके लिए कोड है IS 10262। इस क्वेश्चन का आंसर है IS 10। अब जो बचे हुए दो कोड हैं इनको भी देख लेते हैं, ये किस लिए हैं, क्या पता ये के पेपर में आ जाए। IS 875 ये होता है आपका लोड के लिए, स्ट्रक्चर पर लोड, किस स्ट्रक्चर पर कितना लोड होगा उसकी, मतलब लोड किस हिसाब से डिज़ाइनिंग ऑफ लोड कैसे होगी, वो IS 875 बताता है। और IS 1893 ये बताता है आपका अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगी उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह होगी वो बताता है आपका IS 1893। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार एक क्वेश्चन और आया था कि जब जो IS 456 1978 है, 1978 है जो पिछला था IS 456 1978, उसमें कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसमें M40 तक ही कंक्रीट का ग्रेड था। M40 के बाद के जितने भी ग्रेड आए हैं वो सब IS 456 2000 के अंतर्गत ही आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू डिटरमाइन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच लोड इज अप्लाइड ऑफ सैंपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंक्रीट की जब हम डायरेक्ट टेंसाइल, जैसे अभी हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पढ़ी वो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है लेकिन वो बेंडिंग में है। अब यहाँ पे पूछिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि यदि कोई कंक्रीट है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा है, उसमें कोई भी कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस नहीं है। तो विच लोड, जो हम सैंपल लेते हैं जब मशीन में लोड लगाते हैं तो हम कौन सा लोड लेंगे, तो जनरली एक आइडिया आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए टेंसाइल लोड ही लगाते हैं। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उस मशीन में जो सैंपल होता है, सैंपल का जो साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हम एक सिलेंडर लेते हैं, इसका जो डाया होता है वो होता है 150 mm का, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 300 mm, यानी कि 150 mm और 300 mm। ये एक सिलेंडर होता है माइल्ड स्टील का, इससे हम सिलेंडर बनाते हैं कंक्रीट का और फिर उसे मशीन में रखकर उसके ऊपर लोड लगा कर टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो लोड अप्लाइड होता है वो आपका कंप्रेसिव लोड होता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, DMRC JEE में क्वेश्चन ये आया हुआ है। कैसे लगाते हैं, कौन से लोड होते हैं, ये सब चर्चा हम सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शियर एनफोर्समेंट इन RCC इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। जो RCC में शियर एनफोर्समेंट दिया जाता है उसको हम क्या किस चीज़ को प्रोवाइड रोकने के लिए करते हैं, तो उसको हम डायगनल टेंसल, यानी कि जो तिरछी दरारें आती हैं, डायगनल टेंशन क्रैक्स आती हैं, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो हमारा टेंशन में वीक होता है, तो टेंशन में वीक होने के कारण उसमें क्रैक्स आती हैं, और क्रैक्स भी कौन से आते हैं, डायगनल क्रैक्स आती हैं। इनको रोकने के लिए ही हम शियर एनफोर्समेंट का प्रोविज़न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ बीम नीड टू चेंज इफ शियर स्ट्रेस इज मोर देन इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो शियर स्ट्रेस इसमें पूछा है कि यदि शियर स्ट्रेस की वैल्यू निम्नलिखित में से किससे ज़्यादा हो जाए तो हमें बीम के डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, कि कब कितना शियर स्ट्रेस होगा तब उसमें कितना शियर स्ट्रेस होगा तब उसमें शियर एनफोर्समेंट नहीं डालना है, कितना होगा तब उसमें डालना है, और कितना होगा जब उसका आपको साइज ही चेंज कर देना है। तो इसकी रेंज है 5 to 20। यदि शियर स्ट्रेस 5 से कम है तो आपको कोई भी शियर एनफोर्समेंट नहीं डालना है। यदि शियर स्ट्रेस 5 से 20 के बीच में है तो शियर एनफोर्समेंट डालना है, और यदि 20 से ज़्यादा है तो आपको बीम का साइज़ ही चेंज कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी यूनिट है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये ही आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछ लिया तो ये हो जाएगा 0.5 और ये रेंज हो जाएगी 2। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें बीम की साइज़ कब चेंज करनी पड़ेगी, जब शियर स्ट्रेस का मान 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम्पेयर टू कंक्रीट इज। कंक्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कंक्रीट की तुलना में हम कम रखते हैं, लोअर इसका आंसर है। इसका रीज़न ये है कि जब कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है तो वो हम साइट पे नहीं करते, वो हम फैक्ट्रीज़ में करते हैं, लिमिटेड आप जो कहते हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। तो कंक्रीट का हालांकि कंक्रीट का जो प्रोडक्शन है वो भी आपका फैक्ट्रीज़ में होता है, लेकिन मोस्टली टाइम जो है वो आपका साइट पे कंक्रीट का प्रोडक्शन होता है। इसलिए कंक्रीट की जो
क्वालिटीज़ है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज़ में आपकी कंट्रोल सिचुएशन होती है, सुपरविज़न अच्छा होता है, मशीनरी होती है, तो इसलिए उसकी क्वालिटी पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो स्टील के लिए कम लेते हैं और कंक्रीट के लिए ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि यदि हम लिमिट स्टेट की बात करें तो कंक्रीट के लिए जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। ये आपका लिमिट स्टेट है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का ज़्यादा है और स्टील का कम है। यही कारण है कि स्टील का प्रोडक्शन जो है हम वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। तो थैंक यू गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू so much।